नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। राहुल गांधी पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। आपको बता दें, राहुल गांधी का बर्ताव धोखाधड़ी, ये बीजेपी ने क्या कहना है। राहुल क्यों कर रहे हैं? पीएम डरिए मत, बीजेपी की तरफ से कहा गया। पीएम मोदी पर हमला देश पर हमला है, गैर जिम्मेदार ट्वीट ना करे राहुल गांधी, बीजेपी की तरफ से कहा गया। सबसे गैर जिम्मेदार नेता है राहुल गांधी। साल 1996 की संधि का राहुल को पता नहीं, कांग्रेस सरकार के समझौते भूल गए राहुल। समझौते में हथियार ले जाने पर रोक है, कांग्रेस और सीपीसी के बीच समझौता है। सीपीसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जिक्र यहां पर संबित पात्रा की तरफ से किया गया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है वो गलत है। और आपके प्रधानमंत्री हैं और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम सबके प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदुस्तान का। ऐसे में जब आप कहते हैं डरा हुआ प्रधानमंत्री, छुपा हुआ प्रधानमंत्री, तो यह आक्रमण आप किसी एक व्यक्ति पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, यह आक्रमण आप हिंदुस्तान के ऊपर कर रहे हैं। और हिंदुस्तान किससे डर रहा है राहुल गांधी जी? आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान डरा हुआ है? आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान छुपा हुआ है? 20 जवानों ने शहादत दी है, उनको डरा हुआ बताना, उनको छुपा हुआ बताना, देश के लिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये हमें क्षुब्ध करता है। देश आज क्षुब्ध है आपके बयानों से। और आज पुनः आपने एक इर्रेस्पॉन्सिबल ट्वीट किया है। राहुल जी आज जानना चाहते थे कि व्हाई वेर आवर सोल्जर्स सेंट टू द बॉर्डर अनआर्म्ड। राहुल जी, आप में इतनी भी पेशेंस नहीं है, आप में इतना भी संयम नहीं है। आज 18 तारीख है ना, कल 19 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना। इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। तो संबित पात्रा को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी ने अपना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। ना सिर्फ आज बल्कि इससे पहले भी जब यह अटैक हुआ उसके बाद से लगातार गैर जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं राहुल गांधी। पूजा यादव हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं न्यूज रूम से। आप पूजा, जिस तरीके के संबित पात्रा की तरफ से सवाल किए गए, बल्कि सवालों का जवाब दिया गया, मुझे लगता है क्योंकि राहुल गांधी लगातार यह सवाल उठा रहे थे कि आखिर बीजेपी चुप क्यों है, प्रधानमंत्री चुप क्यों है। और आज तो यह सवाल किया, उसका भी जवाब संबित पात्रा ने दिया कि हमारी तो संधि ही ऐसी है कि हम आर्म्स लेके नहीं जा सकते। इस पूरे को देखें तो किस तरीके की चर्चाएं हैं फिलहाल? देखिए, अगर शुरुआत से लेकर अब तक देखते हैं 15-16 की रात को जिस तरीके से ये पूरा हमला होता है और जो कायराना हरकत चीन करता है, उसके बाद से हमने एक तस्वीर देखी कि फिलहाल में पूरे देश में लगातार ये आवाज उठ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या कुछ कदम होगा, उसको लेकर उनको देश की जनता के सामने आना चाहिए। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सभी की ओर से लगभग कुछ ऐसे ही ट्वीट किए जाते हैं जिसमें सरकार को घेरने की इनडायरेक्ट वे में प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राहुल गांधी उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि आपका अगला कदम क्या होगा, आप बताइए कि जो अब ये हुई है हरकत चीन की ओर से, अब इसको लेकर आपकी ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी कल मुख्यमंत्रियों के साथ में जो बैठक होती है उससे पहले सामने आते हैं और उनकी ओर से कहा जाता है कि देश के लिए जो वीर सपूतों ने बलिदान दिया है उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं देर शाम को एक बार फिर से विदेश मंत्रियों की आपस में बातचीत होती है और उस बातचीत के बाद ये उम्मीद की जाती है कि दोनों ही जो राष्ट्र हैं वो बातचीत के जरिए इस पूरे मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि चीन एक तरफ बात कर रहा है, दूसरी तरफ अभी भी लगातार जो सीमा पर विवाद है, जो तनाव है, वो लगातार बना हुआ है। यानी बातचीत के जरिए अभी तक भी मसला सुलझ नहीं पा रहा। इस बीच भारत में आमतौर पर राजनीति में ये देखा गया कि मसला चाहे कोई भी हो, चाहे आपने एयर स्ट्राइक देखा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, बार बार विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाते हैं कि आप बताइए उसकी सच्चाई है कि नहीं, वो सच है कि नहीं, आप तस्वीरें साझा कीजिए, आप तस्वीरें दिखाइए वो सच था कि नहीं।
उसके बाद से भी हमने देखा, तब भी बीजेपी ने बहुत ही आक्रामक तरीके से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। और आज जब राहुल गांधी ने एक बार फिर से कुछ इस तरह के सवाल उठाए, तब एक बार फिर से संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला है। और संबित पात्रा एक तरीके से राहुल गांधी को बार बार शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन उसके बाद जो आरोप आप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगा रहे हैं, दरअसल वो हर एक आरोप भारतीय सेना के जवान पर जाकर लग रहा है। क्योंकि आप सिर्फ कोस भारत के प्रधानमंत्री को नहीं रहे हैं, बल्कि आप कोस रहे हैं भारतीय सेना के हर उस जवान को जो अपनी जान की परवाह किए बगैर सेना पर लगातार जो सैनिक हैं वो लगातार जो सीमा है वहां पर तैनात है, और वहां पर लगातार सीमा पर तैनात होकर अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां डटा हुआ है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है सामने विरोधी को। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये एक चीज देखनी होगी तुषार, कि एक तरफ जहां पर देश की राजनीति में थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, जहां पर यह सोचना चाहिए कि जब बात देश की हो और जब हम डिप्लोमेटिक वे में किसी मुद्दे को सुलझा रहे हो, वहां पर आपस की इस तरह की खींचतान के जरिए हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम कमजोर हो रहे हैं राजनीति में। हो जाए पूजा, हम बात कर रहे हैं कि देश एकजुट हो जाए और देश की राजनीतिक पार्टियां, खासकर वो पार्टी जिसने सालों तक, दशकों तक इस देश में राज किया हो, वही अगर अपनी सरकार से इस तरीके के सवाल करने लगे और गैर जिम्मेदाराना सवाल करने लगे तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। मैं आपके पास लौटता हूं पूजा। एक अपडेट आ रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से हमला बोला है, और एक बार फिर से हमला बोलते हुए, सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने पूछा है कि चीन के सामने शस्त्रहीन सैनिकों को किसने भेजा। राहुल गांधी ने सवाल किया, शस्त्रहीन सैनिकों को किसने भेजा, क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है। ये राहुल गांधी का बयान आपने सुना। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सवाल उठा दिया है कि शस्त्रहीन सैनिकों को भेजने के पीछे सरकार की एक, सीधे तौर पर जो ये बयान कहता है कि सरकार की एक खामी है, सरकार ने अपने सैनिकों को, जवानों को हथियारहीन करके सीमा पर भेज दिया है। ये कहने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई है। पूजा सहयोगी जुड़ी हुई है। पूजा, इस बात का जवाब संबित पात्रा ने दिया कि हमारी संधि ऐसी है कि हम उस क्षेत्र में हथियार लेकर नहीं जा सकते, और यह बात साफ भी है क्योंकि अब तक तमाम आयु जानकारी के मुताबिक पत्थरों से या फिर बेसबॉल बैट से, इन सब चीजों से वहां पर झड़प हुई थी। इसको लेकर, संधि को लेकर क्या राहुल गांधी को जानकारी नहीं है, या राहुल गांधी जानकारी होने के बावजूद भी सवाल उठा रहे हैं? देखिए, यही बात संबित पात्रा भी कह रहे हैं, और संबित पात्रा इसी तरीके से, जैसे मैंने जिक्र किया कि राहुल गांधी को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। संबित पात्रा ये बताना चाह रहे थे बार बार कि राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या। वो भी यही बात कह रहे हैं कि इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं राहुल गांधी जैसे उन्हें अधूरा ज्ञान है, और अधूरा ज्ञान हमेशा से ही नुकसानदायक होता है। इस पूरे अगर विवाद की हम बात करते हैं तो हमने देखा पहले शुरुआती दौर में भारतीय सेना लगातार चीनी सेना को पीछे करने की कोशिश करती है, वो नहीं मानते हैं। उसके बाद में वो कायराना तरीके से हमला शुरू कर देते हैं, और उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो चीनी सेना जिन्होंने हमला किया उनकी ओर से ये पहले से ही तैयारी की गई थी। तभी जो उनके पास बांस था उसमें कील तैयार की गई थी उससे मारने के लिए, हमला करने के लिए पत्थर इकट्ठा किए गए ताकि जो भारतीय सैनिक है उनको घायल किया जाए। और तभी इतनी ज्यादा हिंसक झड़प बढ़ गई कि हमने भी अपने 20 जवानों को खोया। लेकिन देखिए, बार बार जिसका जिक्र हो रहा है वो ये, इस राजनीति से परे अगर देखते हैं तो बार बार कहा जाता है कि युद्ध हमेशा हौसलों से जीता जाता है, हथियारों से नहीं। उसी हौसले का परिचय हमारी भारतीय सेना ने दिया है। अब यहां पर जो सोचने का विषय है वो ये कि इस पूरे मुद्दे को लेकर, जैसा आपने भी जिक्र किया कि राजनीतिक तौर पर हमें एकजुटता दिखानी चाहिए। जब हम इस तरह की बयानबाजियां करते हैं तो इससे सिर्फ हम अपनी सरकार को नहीं घेर रहे होते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ये दिखाते हैं कि हमारे लिए राजनीति कितनी ज्यादा उपयोगी है कि हम कई दफा ये तक भूल जाते हैं कि हमारी इस तरह की बातों के जरिए हम अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और पूजा, सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है कि ये, चलिए अब सवाल किया गया, जब ये घटना घटी उसके बाद सबसे पहला बयान राहुल गांधी का ये आया था कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है, प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा हमला हो और देश के ऊपर, वो भी चीन जैसे महाशक्ति के साथ, तो आपको एक लंबी चौड़ी बैठकें करनी होती हैं। जल्दबाजी में आकर बयान नहीं दिया जाता, जिस तरह राहुल गांधी ने जल्दबाजी में आकर इस तरीके के तमाम बेतुके बयान दिए हैं। ऐसे में क्या
राहुल गांधी और साथ ही साथ प्रियंका गांधी की तरफ से भी कुछ इसी तरीके के सवाल किए गए थे। कांग्रेस की सीधे एक स्ट्रेटेजी है कि देश की सरकार यानी कि मोदी सरकार को घेरते रहिए, चाहे एयर स्ट्राइक जैसे जाबाजी भरा कदम हमारी सेना और सरकार ने उठाया हो, चाहे एयर स्ट्राइक की हो या फिर चीन से अब हम भले ही जवाब देने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े करने चाहती है, वो भी ऐसे हालातों पर। देखिए, कांग्रेस ने भी बिल्कुल ऐसी स्थिति को झेला है। जब कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरीके से चीन के साथ तनाव लगातार बना हुआ था, उस दौरान में बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी की ओर से तेजतर्रार तरीके से सरकार से यही सवाल कुछ लगातार पूछे जा रहे थे और लगातार उस दौरान की जो तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस यूपीए की, उस दौरान में सरकार से बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि आप कर क्या रहे हैं, आप क्यों झुके हुए हैं चीन के सामने। और आज जब एक बार फिर से वैसी स्थिति बीजेपी की सरकार में पैदा हुई है तो कांग्रेस इस मौके को दरअसल भुनाना चाहती है। और इन दिनों जब जब कांग्रेस ने इस तरह के मुद्दों को उठाया है, तो देखिए, अगर इस तरह से यहाँ पर एयर स्ट्राइक की बात हुई, उस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रवाद के नाम पर कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से घिरी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत पिछली बार से भी ज्यादा पतली हो गई। तो कांग्रेस ने जब जब देश के इस तरह के मुद्दों को छूने की कोशिश की है, तब तब कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कांग्रेस इस बात को या तो समझ नहीं पा रही है या फिर नब्ज को टटोल नहीं पा रही है। कांग्रेस बार बार ऐसे मुद्दों को उठाती है और बार बार मुंह की खाती है, क्योंकि बीजेपी बखूबी जानती है कि कांग्रेस के इस तरह के तमाम आरोपों का जवाब कैसे देना है। वो बीजेपी से मुंह की खाती है, बल्कि क्योंकि ये पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं। इस वक्त पूरा देश एक है, कोई बीजेपी और कांग्रेस में बटा हुआ ये देश नहीं है। ये देश इस वक्त एक है कि भारत माता की जय और चीन को वापस भेजो, चीन को जवाब दो, ये आवाजें उठ रही हैं। और ऐसे में अगर देश की सेना देश के सरकार के खिलाफ अगर बात करने लगे कांग्रेस, तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह राहुल गांधी ने जब ये सवाल पूछा कि आप चुप क्यों हैं, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, आपको देश को वो बताना होगा। आप सामने आइए और बताइए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल एक लाइन कही जिसमें उन्होंने कहा कि जो शहीदों की शहादत है उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का जब जब एक एक कथन वो इस तरह के सेंटिमेंटल इश्यूज के ऊपर देते हैं, बोलते हैं, हमेशा से ही भारतीय लोगों की जो इमोशंस हैं उनको वो एकजुटता में तब्दील कर देते हैं। इससे पहले देखिए, जब तक प्रधानमंत्री मोदी सामने नहीं आए थे तब तक लोग भी ये सवाल पूछ रहे थे कि अब भारत सरकार का जवाब क्या होगा। क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ में, देखिए, चाहे भले ही चीन महाशक्ति हो, लेकिन हम अगर भारतीयों की बात करते हैं तो भारतीय चीन को भी दुश्मन मानता है अपना और साथ साथ पाकिस्तान को भी मानता है। और जो जो हमला करेगा भारत के ऊपर या फिर जो भी इस तरह की काराना हरकत करेगा, उसके लिए हर भारतीय के सेंटिमेंट्स बिल्कुल यही होंगे कि आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो कल तक जब सवाल विपक्ष पूछ रहा था, तब तक शायद जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स भी कुछ इस तरह के थे कि सरकार को आकर जवाब तो देना चाहिए, क्योंकि जब जब इस तरह की हरकत हुई है हमेशा से ही सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और एकदम से आकर बताया है कि अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब कल प्रधानमंत्री मोदी आकर फिर से एक बार ये कह देते हैं कि हम भी जवाब देना चाहते हैं और हम भी जवाब देना जानते हैं, पर हम शांति प्रिय लोग हैं और हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में हमेशा शांति के साथ में बर्ताव करते हैं, लेकिन हमें जवाब देना भी आता है। अगर प्रधानमंत्री और सरकार खामोश है तो इसको ये नहीं मानना चाहिए कि सरकार मौन है या सरकार के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि आपको याद होगा पुलवामा अटैक और उरी अटैक के टाइम पे भी सरकार इसी तरह से खामोश थी। 10-12 दिन बाद सबने देखा कि किस तरीके का अंजाम हुआ, क्योंकि हम करने पर, ये सरकार वैसे भी कहती है कि हम करने पर यकीन करते हैं, हम कहने पर यकीन नहीं करते। तो शायद हम सभी को इंतजार करना चाहिए, सरकार बैठकों का दौर खत्म कर ले, एक बार सारे रास्ते देख ले और उसके बाद क्या सरकार करती है, ये हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा देखना। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो शस्त्रहीन सैनिकों को क्यों भेजा, ये सवाल राहुल गांधी ने किया है। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि देश की आन बान और शान के लिए चीनी सेना के साथ संघर्ष में अपने प्राण की आहुति देने वाले 20 वीर सैनिकों के घरों में मातम के दृश्य काफी हृदय विदारक हैं। जवानों ने अपना कर्तव्य ऐसे निभाया जिस पर परिवार और देश को गर्व है। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित। पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ है। मायावती ने एक और ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी का यह कहना है कि वो मारते मारते मरे हैं। उनकी वीरता और शहादत को पूरे देश की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि, लेकिन ये काफी नहीं है। अब केंद्र और राज्य सरकारों का खास दायित्व बनता है कि वो उनके परिवारों को 3 महीने के भीतर ही सभी मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरूर दें। तो मायावती की तरफ से एक तो श्रद्धांजलि दी गई है शहीदों को और दूसरी मांग की गई है सरकार की तरफ से कि उनको जो तमाम संभव सहायताएं हैं वो सभी उन तक पहुंचाई जाएं।
तो वहीं गाजियाबाद में चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखा गया। गाजियाबाद में जलाया गया चीन का पुतला और लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों से अपील है, चीन से बनकर आए सामानों का बहिष्कार करें। चीनी सामान अपनी दुकानों में नहीं बेचे व्यापारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। लखनऊ में लगातार पैर पसार रहा है कोरोना। यूपी पुलिस की डायल 112 में आया पहला कोरोना पॉजिटिव। डायल 112 में कार्यरत युवक को राजधानी कोविड अस्पताल के अंदर एडमिट कराया गया। युवक के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से नहीं जा रहा था ऑफिस। बुखार आने के बाद करवाई थी कोरोना की जांच, रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। डायल 112 में कार्यरत कर्मचारियों ने कोरोना काल में लगातार पूरे प्रदेश में लोगों की मदद की है। युवक के परिवार के 6 सदस्यों को एहतियात के तौर पर क्वारंटीन कराया गया। डायल 112 के 28 कर्मचारियों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। महिंद्रा डिफेंस 112 आपातकालीन सेवा का कर्मी पॉजिटिव हुआ है। तो डायल 112 के 28 कर्मचारियों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि महिंद्रा डिफेंस 112 आपातकालीन सेवा का कर्मी पॉजिटिव हुआ। एक हफ्ते से हॉस्पिटल नहीं जा रहा, एक हफ्ते से अपने ऑफिस नहीं जा रहा था। इसी वजह से उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया गया है। एस के वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, डायल 112 का एक कर्मचारी पॉजिटिव आया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से लखनऊ में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है और लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीज हुए हैं। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो कि एक बीपीओ कंपनी की तरफ से चलाई जा रही थी, उस विंग में करीब अब तक 86 कर्मी जो हैं संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं यूपी पीएसी के करीब 45 जवान लखनऊ में संक्रमित पाए जा चुके हैं। ये तीसरा मौका होगा जब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आपातकालीन सेवा 112 का ये कर्मचारी संक्रमित पाया गया है। फिलहाल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जो कि कोविड हॉस्पिटल में इस समय भर्ती है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसको एहतियात के तौर पर तत्काल भर्ती कराया है। उसके परिवार के 6 सदस्यों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया और 28 ऐसे कर्मचारी हैं जो 112 में उसके संपर्क में आए थे, उनको भी फिलहाल घर में क्वारंटाइन रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में काम होता है, बड़े पैमाने पर एक साथ कर्मचारी बैठते हैं, क्योंकि प्रदेश भर के सभी जिलों से लगभग फोन आते हैं, वही स्थिति 112 की भी है, क्योंकि वहां पर भी बड़े पैमाने पर लोग आते हैं और बड़े पैमाने पर कर्मचारी काम करते हैं। तो जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा है, तो आने वाले समय के लिए जरूर चिंता की बात है। हालांकि जो भी उनके संपर्क में आए थे उनको क्वारंटीन जरूर किया गया है और फिलहाल 112 को सैनिटाइज कर दिया गया है और जो 112 की आपातकालीन सेवा है उसको 7 विंग में अलग अलग बांट दिया गया है, ताकि अलग अलग स्थानों पर बैठकर कर्मचारी काम करें और आपातकालीन सेवा भी चलती रहे और अगर कोई संक्रमित होता है तो उसको तत्काल आइसोलेट कराया जा सके। तो कोशिश जरूर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए वाजपेयी। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली एनसीआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमित शाह इस वक्त बैठक कर रहे हैं। तो कोरोना पर अमित शाह की दिल्ली एनसीआर के डीएम और डीसी के साथ बैठक शुरू हो गई है। दिल्ली के हालातों पर यह चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है और ये हाई लेवल मीटिंग आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये जो एनसीआर के इलाके हैं, यहाँ के तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अमित शाह की बैठक शुरू हो गई है डीएम और डीसी के साथ, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली और एनसीआर के डीएम और डीसी के साथ ये पूरी अहम बैठक हो रही है। इससे पहले भी 2 दिनों तक लगातार गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के अधिकारियों के साथ, मुख्य सचिव, इसके साथ ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक की थी। जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है, बेतहाशा कोरोना की रफ्तार में वृद्धि हो रही है और खास करके दिल्ली से सटे हुए जो एनसीआर के इलाके हैं, उसमें चाहे नोएडा हो, गुरुग्राम हो, गाजियाबाद, उस तरह के वो तमाम इलाके हैं जहां पर भी कोरोना संक्रमण की मार तेजी के साथ बढ़ी है। और इसी को देखते हुए फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली और एनसीआर के बॉर्डर को लेकर के भी डिस्प्यूट इसके पहले रहा है। आप देखिए, अभी इससे पहले, अब से कुछ देर पहले ही ये जानकारी आई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और साफ तौर पर कहा है कि एनसीआर के जो बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स हैं,
इसके लिए एक समग्र नीति बनाई जाए। किस तरीके से बॉर्डर को लेकर के जो है क्या कुछ नीति हो सकती ताकि राज्यों के बीच में डिस्प्यूट ना हो। हाल के समय में देखने में आया था कि नोएडा और गाजियाबाद ने अपने बॉर्डर दिल्ली के लिए बैन कर दिए थे, बाद में दिल्ली ने एनसीआर के तमाम राज्यों के लिए बैन कर दिए थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कोशिश की गई है कि इस बैठक में भी ये मुद्दा जरूर उठेगा कि एनसीआर के जो तमाम इलाके हैं वहां पर दिल्ली के साथ किस तरीके से फ्री फ्लो ट्रांसपोर्टेशन हो सके, किस तरीके से विदाउट बैरियर लोगों का आवागमन हो सके और साथ ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए एनसीआर के सभी जो जनपद हैं वो आपस में मिल करके कोऑर्डिनेशन के साथ मुकाबला करें, क्योंकि एक दूसरे के साथ न सिर्फ जो है सब जुड़े हुए हैं बल्कि ज्यादातर जो लोगों का आवागमन है वो एनसीआर के इलाके में एक दूसरे के इलाकों में है। ऐसे में संक्रमण एक दूसरे की जगह फैल भी सकता है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर छत से गिरा बच्चा, इलाज कराने के लिए 6 अस्पताल भटका पिता। घायल बच्चे को निजी एम्बुलेंस से एक से दूसरे अस्पताल चक्कर काटने पड़े। सरकारी और निजी अस्पतालों की कम नहीं हो रही है लापरवाही। अंत में बच्चे को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज मिला। अब सीएमएस कर रहे हैं जांच की बात। और पीड़ित पिता गुलशन कुमार कासना के डाड़ा गांव के रहने वाले हैं, जिनका 1 साल का पुत्र देव 2 मंजिला छत से गिरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए बच्चे को ग्रेटर नोएडा स्थित आइवरी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को एक निजी एम्बुलेंस से सीएचसी बिसरख रेफर कर दिया। सीएचसी बिसरख के डॉक्टर्स ने सिटी स्कैन और एक्सरे की सुविधा नहीं होने की बात कही। ग्रेटर नोएडा स्थित यथार्थ अस्पताल रेफर कर दिया गया। यथार्थ अस्पताल ने कहा यहां सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज होता है। नोएडा के सेक्टर 110 स्थित यथार्थ अस्पताल भेजा गया। यहां 25,000 रुपए जमा करने और उसके बाद उपचार शुरू करने की बात की गई। पीड़ित ने असमर्थता जताई तो बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने बाल रोग विशेषज्ञ और सीटी स्कैन की सुविधा नहीं होने की बात कही। बच्चे को सफदरजंग अस्पताल ले जाने को कहा गया। इसके बाद सफदरजंग अस्पताल में बच्चे का इलाज हो रहा है। अस्पताल के चक्कर काटने में ही खर्च हो गए 3600 रुपए और ऐसे में बच्चे को इलाज बहुत मुश्किल से जाकर मिला। तो वहीं जौनपुर में गिरी आकाशीय बिजली चपेट में आने से भाई बहन की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पवारा थाना क्षेत्र के बामी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। जौनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से यह पूरा हादसा हुआ। चपेट में आ गए भाई बहन, दोनों की ही मौत हो गई है। सो रहा था, आकाश बिजली का तड़क आया, आकाश से बिजली गिरी पेड़ के नीचे या पेड़ पे 2 बच्चे नीचे खड़े थे, वो उनके ऊपर आ गया, जल गए। गिरने से दोनों का मृत्यु हो गया और हमारे आजू बाजू में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो बच्चे जल के मर गए। एम्बुलेंस बुलाया 108 तो लेके मछलीशहर क्षेत्र बने सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए, तो वहाँ डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि दोनों बच्चे का मृत्यु। खबर इटावा से, जहां पर अधिशासी अधिकारी फुरकान अहमद ने किया शहर का निरीक्षण। मानसून से पहले फुरकान अहमद ने किया शहर का निरीक्षण के दौरान स्टेशन रोड शादी लाल धर्मशाला के पास बंद पड़े नालों को खुलवाया गया। नालों को खुलवाकर उनकी साफ सफाई कराई गई। इसी दौरान सफाई और खाद्य निरीक्षक आनंद कुमार मौजूद रहे। राकेश कुमार, विशाल कुमार समेत कई सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे।